हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो रफ सरफेसेस के ऊपर जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन होगा उसको निकालना होगा। रफ सरफेसेस में सभी आएंगी, जैसे प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस भी आ गई और इंक्लाइंड सरफेसेस भी आ गई। उसमें ऊपर यदि मूव करवाएंगे तो कितना होगा, नीचे की तरफ मूव करवाएंगे तो कितना होगा। तो जैसा पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रिक्शन, उसके टाइप्स के बारे में, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, तो उससे आगे जो है ये टॉपिक आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क ऑन रफ सरफेसेस। ठीक है, बहुत आसान मिलेगा आपको, इजीली आपको क्लियर हो जाएगा, ये श्योर है। तो देखिए सबसे पहले कैसे करना है हमें इसको, तो वर्कडन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक हॉरिजॉन्टल लेते हैं। देखिए स्मूथ नहीं है, सबसे पहले हम लोग लेंगे एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस लेते हैं, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। उसमें देखिए एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस थी एंड देयर इज ए ब्लॉक प्लेस्ड ऑन इट। ये एम मास का जो ब्लॉक था इसको यहां रखा गया है। तो कहता क्या है कि इसको इस सरफेस के ऊपर ध्यान देना, ये चीज क्या है, रफ है ये, मतलब फ्रिक्शन लगेगा, मतलब ये सरफेस जो है इस ब्लॉक की मोशन का अपोज करेगी। और हमने इस ब्लॉक को मूव करवा दिया यहां तक। मान लेते हैं जो डिस्टेंस इसने कवर की ब्लॉक ने, वो एस डिस्टेंस कवर कर ली। तो ये कहता है कि इस एस डिस्टेंस को कवर करवाने के लिए, अपने आप तो करा नहीं क्योंकि रफ सरफेस है, हमने इसको मूव करवाया, तो हमने इसके ऊपर एक फोर्स को अप्लाई किया होगा और उस फोर्स को से ये के कारण ये मूव करा और उसी फोर्स ने क्या किया, वर्क डन किया। तो आपको वर्क डन करना ही क्यों पड़ा, क्योंकि सरफेस रफ थी, और रफ थी तो यहां पर ये उसको, इस ब्लॉक की मोशन को फ्रिक्शन ऑफर करती है। तो फ्रिक्शन के कारण देखिए सबसे पहले आपने लिया जो फोर्सेस इसके ऊपर देखे, ये वेट लग रहा था, ये नॉर्मल रिएक्शन थी। और जब ये बॉडी मोशन में आएगी, जब मूव करेगी इस सरफेस के ऊपर, तो इसके ऊपर जो टेंजेंशियली जो कंपोनेंट लगेगा फ्रिक्शन का, जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा, वो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आपने क्या किया, ये फ्रिक्शन कब लगने लगेगा, जब आपने इसको बॉडी को मूव करवाया। ये P जो है, P इंडिकेट कर रहा है अप्लाइड फोर्स को। अप्लाइड फोर्स मतलब क्या है, हमने इसके ऊपर P फोर्स लगाया और उस P फोर्स के कारण ये बॉडी मूव कर गई यहां तक। कितनी दूरी मूव करी उसने, S डिस्टेंस को मूव करा। तो आपने जो वर्क डन किया वो अगेंस्ट किसके किया, फ्रिक्शन, उसके विरुद्ध किया। और किसने, कौन से फोर्स ने किया, अप्लाइड फोर्स ने किया। किसके अगेंस्ट किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट किया। तो बात ये आती है कि यदि आप इस बॉडी को यहां से यहां तक मूव करवाते हो तो ये P फोर्स कितना होना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो दिमाग में सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि P इज टू ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि यदि ये बड़ा होगा तभी ये मूव कर पाएगा। लेकिन यहां आपने ये नहीं कहा कि उसको किसी एक्सेलरेशन से, यू जस्ट वांट टू स्लाइड इट, इस ब्लॉक को हम सिर्फ स्लाइड करने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क डन निकालते हो तो अप्लाइड फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब जो अप्लाइड, यदि आप इस बॉडी के अंदर देखिए, यहां देखिए, इस बॉडी को सिर्फ मूव करना है तो नेट एक्सेलरेशन तो क्या होगा उसका, जीरो। एक्सेलरेट थोड़ी करना है उसको, उसको सिर्फ जस्ट बिगन्स टू स्लाइड, द बॉडी स्टार्ट जस्ट बिगन्स टू स्लाइड ऑन दिस सरफेस। आपको सिर्फ इतना फोर्स लगाना है। तो वो फोर्स किसके बराबर होगा, यदि आपने एफ के बराबर लगा दिया तो भी वो क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा विदाउट एनी एक्सेलरेशन, क्योंकि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, जीरो। और यदि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में जीरो है तो एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर नहीं होगा, उसमें सिर्फ वो मूव करेगा यहां से यहां, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन, हमें विदाउट एनी एक्सेलरेशन। फिर मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर आपका अप्लाइड फोर्स किसके बराबर हो गया, एफ के। यदि आपको दिक्कत आती है तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना होगा, अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना आ गया, फोर्स
फ्रिक्शन का फोर्स, भाई फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना करा। यदि मैं कहता हूं कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो क्या लेना पड़ता है आपको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एस के बराबर, फोर्स कितना लगाया अप्लाइड फोर्स के द्वारा, वर्क डन कितना आएगा, अप्लाइड फोर्स ये था, तो अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने कहा फोर्स अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये क्या आ गया, एफ के क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, एस हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो एफ के देखिए यहां देखोगे आप लोग, तो एफ के किसके बराबर होगा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और ये बराबर आ जाएगा म्यू के इंटू आर, जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और ये म्यू के इंटू आर, एज बॉडी अपवार्ड और डाउनवर्ड उसकी कोई मोशन नहीं होती, जब अपवार्ड और डाउनवर्ड उसकी मोशन नहीं है तो आर बराबर हो गया mg के, और आर mg के बराबर पुट करेंगे तो ये आ गया म्यू के इंटू mg, और यहां आप लोगों का जो वर्क डन था w, फोर्स एफ के किसके बराबर आ गया, म्यू के इंटू mg और इंटू एस, एस क्या था डिस्टेंस। आपको वर्क डन निकालने के लिए, हालांकि हमारा अगली जो यूनिट है वो वर्क पावर एनर्जी है, उसमें हम डिटेल्ड पढ़ेंगे इस चीज को कि वर्क डन कैसे निकाला जाता है डिफरेंट अलग अलग कंडीशंस के अंदर। लेकिन यहां आप इस चीज को याद रखें कि वर्क डन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, फोर्स, जिस फोर्स ने वर्क किया या जिसके अगेंस्ट आप लोग फोर्स वर्क डन निकाल रहे हो वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यदि आप लोग कहते हो कि जी वर्क डन कितना होगा अप्लाइड फोर्स के द्वारा, तो जस्ट बिगिन, हमने विदाउट एक्सेलरेशन है तो अप्लाइड फोर्स शुड एटलीस्ट इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। भाई ज्यादा तो आप कितना भी लगा दो, चाहे इससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से डबल लगा दो, लेकिन उस केस में बॉडी करेगी क्या, एक्सेलरेट करेगी। और हमने कहा है विदाउट एनी एक्सेलरेशन जब बॉडी को आगे मूव करवाया गया, इन दैट केस अप्लाइड फोर्स शुड एटलीस्ट इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां आ गया, आपने यहां से निकालते हो तो भी P इंटू एस करोगे, P की जगह F के रखोगे। यहां भी हमने क्या किया, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या कर दिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट W इज इक्वल टू म्यू के इंटू m, म्यू के इंटू mg क्या आ गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन से हमने निकाल लिया, जो लॉज ऑफ फ्रिक्शन थी उसकी जो फोर्स जो ला थी उसके बेसिस के ऊपर निकाला इसको। तो ये जो वर्क डन जो था, ये वर्क डन आपने निकाला है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। यदि इंक्लाइंड सरफेसेस हो तब क्या करना पड़ेगा, देखिए जब एक इंक्लाइंड सरफेस की बात करते हो तो इंक्लाइंड सरफेसेस के ऊपर आप बॉडी को नीचे भी मूव करवा सकते हो, बॉडी अपने आप नीचे आ भी सकती है लेकिन अपने आप ऊपर जा नहीं सकती। यदि आप उसको ऊपर मूव करवाते हो तो इन दैट केस यू हैव टू एक्सर्ट ए फोर्स ऑन दैट बॉडी, और वो बॉडी कितना होगा, नेट फोर्स के इक्वल आपको लगाना होगा, क्योंकि विदाउट, वही बात सेम रहेगी हर केस के अंदर कि आप बॉडी को मूव करवाने की कोशिश करोगे विदाउट एनी एक्सेलरेशन। बहुत इजी मिलेगा आपको, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत आसान सा टॉपिक है ये भी। बस आपको एक चीज समझ लेनी है कि कैसे अप्लाइड फोर्स को नेट फोर्स के बराबर हम लोग पुट करते हैं। कंसीडर किया हमने कि यहां आप लोग अपवार्ड मोशन के लिए निकाल रहे हो, अपवार्ड आप बॉडी को मूव करवाते हो विदाउट एक्सेलरेशन, ये ध्यान रखें। तो ये थीटा है, लेट द ब्लॉक इज केप्ट हियर, weight of the body is acting downwards, this component is represented as mg cos of theta। इसको मेरे हिसाब से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। यहां परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, और ये जो कंपोनेंट आ गया है ये आ गया mg sin थीटा। ये आपने उसका डायग्राम क्लियर कर लिया। अब देखिए यू वांट टू मूव द बॉडी अपवर्ड्स, ठीक है, आप इसको ऊपर मूव करोगे तो यहां खड़े होगे इसके ऊपर और फिर धक्का लगाओगे ऊपर की तरफ, ठीक है। आप अपवर्ड मूव करोगे तो ये लगा दिया आपका अप्लाइड फोर्स दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, P से हम अप्लाइड फोर्स को दिखाएंगे। यहां जैसे ही आप अपवर्ड मूव करोगे ये जो प्लेन सरफेस थी ये इस ब्लॉक की अपवर्ड मोशन का अपोज करेगी, अपवर्ड मोशन का अपोज करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। कैसे लगेगा, अलोंग द टेंजेंट लगेगा। किसके ऊपर टेंजेंट होगा, सरफेस के ऊपर होगा। कौन सी सरफेस पे होगा, जिसपे बॉडी स्लाइड करती है, जिसपे बॉडी मूव करती है, उस बॉडी के ऊपर लगेगा, टेंजेंशियली लगेगा। ओके
ठीक है, आपने क्या किया, इस बॉडी को मूव करवा दिया, लेट इट डिस्टेंस एस। यही डायग्राम मैं यहां भी बना सकता हूं, तो आप सिर्फ ध्यान रखें इसको कि एस डिस्टेंस आपने मूव करवा दिया। तो एक बार नोट करें तो बॉडी की मोशन ना अपवर्ड प्लेन के ना नीचे की तरफ प्लेन के ऊपर, दिस मींस दैट इन दिस डायरेक्शन नॉर्मल नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0 एंड सो दैट r इक्वल्स टू mg cos थीटा। दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, बराबर होंगे। तो ना ये इसको ऊपर खींचने देता, जो ये r है ये इसको नीचे नहीं जाने देगी, mg cos थीटा है वो उसको ऊपर नहीं जाने देगा। तो दोनों फोर्सेस बराबर थे, नेट अपवर्ड मोशन हुई नहीं, डाउनवर्ड मोशन भी नहीं हुई। लेकिन यहाँ प्लेन जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके ऊपर बॉडी अपवर्ड मूव करती है, तो फिर इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स जो लगा, फोर्स किधर ज्यादा होना चाहिए, अपवर्ड जाती है तो जीपी ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, जो नीचे की तरफ लग रहे थे, कौन कौन से लग रहे थे, mg sin थीटा और fk। लेकिन बात वही आई, फिर से कौन सी बात आई कि जो हम इस बॉडी को मूव करवाएंगे, इस बॉडी को मूव करवाने के लिए आपको एक्सेलरेटेड मोशन नहीं लाना है, आपको यू वांट टू जस्ट स्लाइड इट अपवर्ड्स, यदि आप बहुत तेजी से मूव करवाओगे तो कहोगे कि बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं जस्ट स्लाइड्स टू अपवर्ड। तो इट मींस P इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स शुड इक्वल्स टू कम से कम इन दोनों के बराबर, तो ये डाउनवर्ड फोर्स के बराबर आए। तो अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू mg sin ऑफ थीटा प्लस fk, इतना होना चाहिए। यदि आप you want to just slide the body upwards, यदि एक्सेलरेट करना चाहते हो, in that case you have to exert a greater force। ओके, ये चीज आ गई है। तो अब यदि Fk निकालोगे तो Fk क्या है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी मूव करेगी, इन दैट केस द फ्रिक्शन इज काइनेटिक। यदि बॉडी रेस्ट पे रहती है, टेंडेंसी टू मूव हो उसकी, सिर्फ मूव करने की वो कोशिश करती हो, तब तो आप लोग क्या बोलते, हम लोग बोलते कि जो ये फ्रिक्शन होता, यदि वो मूव नहीं करती, इट हैज ओनली टेंडेंसी टू मूव, इन दैट केस Fk क्या होना था, Fk की जगह Fs आता। लेकिन यहाँ बॉडी अपवर्ड स्लाइड करके यहाँ जाती है, मतलब मोशन में आई, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, वो जो काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स है, ये पीछे मैंने बताया था आपको, वो उसकी स्पीड या वेलोसिटी के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बॉडी कितनी वेलोसिटी से ऊपर मूव करती है, चाहे वो जस्ट ऊपर की तरफ स्लाइड करती हो, चाहे वो तेज जाती हो। लेकिन हमारे केस में वैसे भी ये थोड़ा सा स्लाइड करती है। तो Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, म्यू के क्या है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, Fk म्यू के इंटू आर, ये तो होता ही है जी, ये होता है। तो यहां इस केस में इंक्लाइंड प्लेन के केस में नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर थी, नॉर्मल रिएक्शन यहां आपको दिखाई गई है, कितना आ गया, Fk बराबर होगा म्यू के इंटू mg cos ऑफ थीटा। सही है, आगे क्लियर। अब यहां टोटल नेट फोर्स अप्लाइड फोर्स कितना हो गया, mg sin ऑफ थीटा प्लस म्यू के mg cos ऑफ थीटा। कुछ कॉमन आया, बिल्कुल आया, क्या आया, mg आया, कितना बाहर निकालने के बाद बचा क्या, sin थीटा प्लस म्यू के cos ऑफ थीटा। तो ये आपने फोर्स लगाया, इतने फोर्स के कारण बॉडी ऊपर की तरफ स्लाइड करी, तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन कार्य फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लगाया ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ s, और s डिस्प्लेसमेंट मूव करवाने के लिए फोर्स कितना लगाया p, तो p कितना था mg, s को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू के कोस ऑफ थीटा, खत्म हुआ। बहुत इजी टॉपिक था, आपको सिर्फ ये देखना है कि बॉडी को ऊपर की तरफ यदि मूव करवाते हो, इन दैट केस आपको कितना फोर्स उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। ओके, ये अपवर्ड मोशन के लिए था। नाउ हम अब करेंगे यदि डाउनवर्ड यदि बॉडी मूव करती है, तो डाउनवर्ड के केस में देखिए दो तरीके से हम लोग उसको करने वाले हैं। एक केस ऐसा आएगा जब एंगल ऑफ रिपोज जो था, एंगल ऑफ रिपोज क्या था,
वो एंगल जिसके ऊपर किसी भी प्लेन को इंक्लाइन किया जाए ताकि बॉडी अपने आप जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। तो ये जो था, ये मान लिया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका थीटा है, और एंगल ऑफ रिपोज जो है, एंगल ऑफ रिपोज वो छोटा है थीटा से। मतलब ये जो थीटा एंगल है वो एंगल, देखो एंगल ऑफ रिपोज मान लिया ये होता आपका अल्फा है, तो इस पे बॉडी रखते तो स्लाइड करती। अब यदि थीटा से ज्यादा है, थीटा एंगल ऑफ रिपोज से भी ज्यादा है, तो यहां रखोगे तो बॉडी अपने आप स्लाइड करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। तो देखिए mg, ये क्या आया mg कोस ऑफ थीटा, ये क्या आया r, ये क्या आया mg साइन थीटा, और पीछे की तरफ स्लाइड डाउन फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सही है। अब बॉडी क्या करती है, देखिए अपवर्ड और डाउनवर्ड हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम सीधा लिखेंगे इसको। एफ के किसके बराबर होगा? म्यू इंटू आर, म्यू किसके? इंटू एम जी कोस ऑफ थीटा, ये आ गया म्यू के। ठीक है। अब कहता है कि थीटा बड़ा है किससे? एंगल ऑफ रिपोज से। तो इसका मतलब बॉडी अपने आप नीचे की तरफ स्लाइड करेगी, और स्लाइड करेगी तो कौन से फोर्स के कारण करेगी? एम जी साइन ऑफ थीटा। नेट फोर्स कितना लग रहा था नीचे की तरफ? नेट फोर्स था एम जी साइन ऑफ थीटा माइनस एफ के। ठीक है ना। मोशन करी तो देखिए ये करी, इसके कारण करी, एम जी साइन थीटा कंपोनेंट के कारण करी, लेकिन कितना फोर्स रेस्पॉन्सिबल था? जो नीचे की तरफ नेट था, नेट फोर्स कितना था? एम जी साइन थीटा माइनस एफ की। ये मैं कह रहा हूं कि अपने आप बॉडी मूव कर रही है, तो मैं लिख रहा हूं इसको एम जी साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू के एम जी कोस ऑफ थीटा। ये आया नेट फोर्स, और वर्क डन कितना आ जाएगा? डिस्टेंस कितनी कवर कर ली? मान लेते हैं यहां आ गया, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? एस। ये आ जाएगा आपका एम जी एस साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू के कोस ऑफ थीटा। ठीक है, ये आ गया। यदि यहां मैं एक चीज और बोल दूं आपको कि इफ, यहां ध्यान देना, यहां अब कंफ्यूजन बढ़ सकता है थोड़ा सा बस। इफ एंगल ऑफ रिपोज जो है, एंगल ऑफ रिपोज वो बड़ा हो थीटा से, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से यदि एंगल ऑफ रिपोज बड़ा हो तो क्या करोगे? तो समस्या आएगी। समस्या क्या आएगी कि यदि एंगल ऑफ रिपोज बड़ा है और प्लेन का इंक्लिनेशन कम है एंगल ऑफ रिपोज से, तो बॉडी अपने आप नीचे स्लाइड नहीं करने वाली है। बात समझ में आई? यदि एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है तो बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी, और करेगी कौन से फोर्स के कारण? ये फोर्स के कारण। करेगी कि नहीं करेगी? नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना होगा इन दैट केस? mg sin थीटा माइनस एफ के, और उस फोर्स के कारण बॉडी मूव करी, कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली? s। तो जिस फोर्स ने उसको मूव करवाया वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या आया? वर्क डन। लेकिन यदि ये कंडीशन दी हुई है उस केस में बॉडी अपने आप नीचे की तरफ नहीं आएगी, तो नहीं आएगी तो आप लानी तो है, फिर भी हमें तो नीचे लानी है उसको, और वो अपने आप आने रही, तो हम क्या करेंगे? उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, और फोर्स अप्लाई करेंगे, अप्लाइड फोर्स कितना आ गया? P। मान लेते हैं अप्लाइड फोर्स कितना है? P है। देखिए P जरूर है, लेकिन इस केस में हमने कोई कार्य नहीं किया, ये जो कार्य किया ये अपने आप हो रहा था इसके अंदर। लेकिन अब की बार हमारे फोर्स ने कितना काम किया? तो देखिए यहां से जो आपकी इक्वेशन बनती है mg sin थीटा, अब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा आपको? mg sin थीटा प्लस p इज इक्वल टू एफ की। जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन, मतलब ये दोनों क्या हों? बराबर होंगे। और यहां आ गया आपका p की वैल्यू आ जाएगी एफ के माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा, और p इज इक्वल टू म्यू के, अरे यार निकाल लो, बाहर निकाल लो, एम जी
इंटू म्यू के कोस ऑफ थीटा, जो एफ के बराबर किसके होगा, ये माइनस साइन ऑफ थीटा, और यदि वर्क डन निकालते हो तो mgs म्यू के कोस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है दोनों के अंदर, आप इनको एक जैसा ना माने कि सिर्फ एक बार फोर्स अप्लाई किया गया एक बार नहीं किया गया। सबसे पहले तो आपको ये चीज जरूर नोट करनी है कि अप्लाई क्यों किया गया, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज बढ़ा था किससे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से। जो प्लेन का इंक्लिनेशन है इस थीटा से बड़ा है एंगल ऑफ रिपोज, तो अपने आप बॉडी मूव नहीं करी, हमने उसको मूव करवाया। तो हमने काम कितना किया, हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने कितना फोर्स लगाया वो इस इक्वेशन से कंपेयर कर दिया। क्यों लिखा ये बराबर, क्यों लिखा, क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया और जो पहले से लग रहा था उनके कारण बॉडी में नेट एक्सेलरेशन नहीं आया, नेट एक्सेलरेशन नहीं आया, सिर्फ वो मूव करके गई। क्लियर हुई बात। नेट एक्सेलरेशन नहीं आने का मतलब क्या है, मान लो कि आप ये कहते हो कि ये बड़े होंगे mg sin थीटा प्लस p, ये बड़ा है तो ये किसके बराबर m इंटू नेट एक्सेलरेशन कितना उसमें 0, तो ये चीज इक्वेशन 0 बनेगी। इसको इधर लेके आओगे तो भी कितना आएगा, mg sin थीटा प्लस p इज इक्वल टू fk। समझ गए। तो इसी लॉजिक को बार बार मैं यूज कर रहा हूं कि जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन, ठीक है ना। और इस सिर्फ एक छोटे से कंसेप्ट के लिए इस क्वेश्चन को स्लाइड डाउन मत कर देना, ठीक है। यदि एक्सेलरेशन की बात करें कि डाउन ए प्लेन जब बॉडी मूव करेगी तो यदि डाउनवर्ड सीधी आ रही है अपने आप बॉडी आती है तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कह रहा है कि यदि ये बॉडी नीचे की तरफ मूव करती है, कोई इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाया, केस वही है डाउनवर्ड्स, थीटा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, तो अपने आप बॉडी मूव करेगी, तो कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, नेट फोर्स कितना आया, नेट फोर्स कितना होगा mg sin ऑफ थीटा माइनस fk। fk कितना आ रहा था, fk आया था म्यू के mg cos ऑफ थीटा, ठीक है, म्यू के mg cos ऑफ थीटा। यहां नेट फोर्स आ गया mg sin ऑफ थीटा माइनस म्यू के mg cos ऑफ थीटा, और कॉमन निकाला तो mg बाहर आ गया sin ऑफ थीटा माइनस म्यू के cos ऑफ थीटा। ये क्या था, डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा था इक्वेशंस ऑफ मोशंस को कंपेयर करने के बाद, ये था नेट फोर्स, और नेट फोर्स किसके बराबर, मास ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन इन द बॉडी, कैंसिल आउट कर दिया तो नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स कितना आ गया, g sin ऑफ थीटा माइनस म्यू के cos ऑफ थीटा। ये आ गया नेट एक्सेलरेशन बॉडी डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन। क्लियर हुई बात। तो ये था कि ये सरफेसेस के ऊपर जो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, रफ सरफेसेस इंक्लाइन यदि बॉडी को अपवर्ड मूव करते हो, बॉडी को डाउनवर्ड मूव करते हो, इन दैट केस वर्क डन कितना निकलेगा इन केसेस के अंदर। तो ये कंसेप्ट था आपका वर्क डन का, जो कंसेप्ट था रफ सरफेसेस पे।